जरा इस बात पर गौर किया जाए। मानव शरीर में दौड़ने वाले खून में जो लोहा मौजूद है ना, वो किसी साधारण कारखाने में नहीं बना। बिल्कुल। और हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो भी धरती की उपज नहीं है। मतलब ये सारे तत्व अरबों साल पहले अंतरिक्ष के किसी सुदूर और अंधेरे कोने में किसी बेहद विशाल तारे के फटने से बनी राख का हिस्सा हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हम सब सचमुच तारों की धूल से बने हैं। हाँ, बिल्कुल, तारों की धूल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में 13.8 अरब साल के इसी कॉस्मिक सफर को खंगालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। एकदम सही। स्रोत के रूप में हमारे पास कोर्सेरा पर उपलब्ध एक बेहद महत्वाकांक्षी कोर्स का पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है बिग हिस्ट्री फ्रॉम द बिग बैंग अंटिल टुडे। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय की एस्थर क्वेडेकर्स द्वारा पढ़ाया जाने वाला ये कोर्स। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई राजाओं और युद्धों की तारीखें रटाने वाली आम क्लास नहीं है। मतलब ये ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर आज की आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तक का एक ऐसा सफर है जो मानव ज्ञान के सभी बिखरे हुए पहलुओं को फिर से एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए इस विशाल तस्वीर को एक साथ मिलकर समझते हैं। तो ये सफर सच में पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब इतिहास को अक्सर केवल इंसानी सभ्यता तक सीमित कर दिया जाता है ना, कि फला युद्ध कब हुआ या कोई साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। हाँ, स्कूलों में तो यही सब पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत मानव इतिहास को एक बहुत ही विशाल किताब के केवल एक छोटे से पन्ने के रूप में देखता है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानव इतिहास अलग-अलग विषय नहीं हैं, बल्कि एक ही लंबी कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं। और यहीं से पूरी कहानी का ढांचा तैयार होता है। क्योंकि इतनी विशाल समय अवधि, मतलब 13.8 अरब साल, इसको समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, दिमाग चकरा जाता है इतने बड़े समय के बारे में सोचकर। सही कहा। इसलिए स्रोत सबसे पहले लिटिल बिग हिस्ट्री यानी छोटे बड़े इतिहास का विचार पेश करता है। ये एक ऐसा तरीका है जो छोटे रोजमर्रा के विषयों को एक बेहद विशाल परिप्रेक्ष्य में देखने का नजरिया देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गूगल मैप्स पर किसी घर की छत को देख रहा हो और फिर अचानक से जूम आउट करना शुरू करे। हाँ, और जूम आउट करते करते और तब तक करता रहे जब तक कि पूरी आकाशगंगा ना दिखने लगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतने बड़े पैमाने पर चीजों को देखने से सच में छोटे और व्यवहारिक विषयों के बारे में कोई नई और गहरी समझ मिल सकती है? तो इस नजरिए का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब चीजों को जूम आउट करके देखा जाता है ना, तो ज्ञान को अलग अलग खानों में बांटने वाली दीवारें ढह जाती हैं। मतलब वो जो विषयों को अलग अलग डिब्बों में रखना है। बिल्कुल। आमतौर पर स्कूलों में जीव विज्ञान अलग पढ़ाया जाता है, भौतिकी अलग और अर्थशास्त्र अलग। लेकिन लिटिल बिग हिस्ट्री ये समझाती है कि जो मैकेनिज्म या तंत्र अरबों साल पहले पूरे ब्रह्मांड का आकार तय कर रहे थे, वही तंत्र आज भी हमारे आसपास मौजूद है। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए अगर एक साधारण चाय के प्याले को इस बड़े परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, तो बात सिर्फ चाय पत्ती के व्यापार के इतिहास की नहीं रह जाती। तो और क्या जुड़ जाता है इसमें? बात उस पानी के इतिहास की भी होती है जो क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड से पृथ्वी पर आया, और उस सूर्य की ऊर्जा की भी होती है जिसने पौधे को प्रकाश संश्लेषण के जरिए बढ़ने में मदद की। अरे वाह! हाँ, ये दृष्टिकोण हर छोटी चीज को एक लंबी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखने की क्षमता देता है। ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। चीजों को अलग अलग डिब्बों में देखने के बजाय पूरी प्रक्रिया का पैटर्न पहचानना। और इस पैटर्न को समझने के लिए कहानी की शुरुआत एकदम वहां से होती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ, यानी महाविस्फोट या बिग बैंग। एकदम। स्रोत में इस बात की गहराई से पड़ताल की गई है कि ब्रह्मांड किन मूल कणों या एलिमेंट्री पार्टिकल्स और मौलिक बलों से बना है। यहाँ भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल का जिक्र आता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखने की कोशिश करूं तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक कॉस्मिक किचन या ब्रह्मांडीय रसोई की तरह देख पा रहा हूं। कॉस्मिक किचन, ये दिलचस्प है ना? जहां क्वार्क और इलेक्ट्रॉन जैसे मूल कण वो कच्ची सामग्री हैं जिससे सब कुछ बनता है, और गुरुत्वाकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे मौलिक बल वो रेसिपी हैं जो तय करते हैं कि चीजें कैसे पकेंगी। हाँ, ये एक बहुत सटीक उपमा है। स्टैंडर्ड मॉडल असल में उन्हीं कणों और बलों का एक नक्शा है जो बताता है कि ये ब्रह्मांडीय रसोई काम कैसे करती है। तो ये रसोई शुरुआत में कैसी थी? शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत गर्म और घना था।
जब ये थोड़ा ठंडा हुआ तो इन मूल कणों ने मिलकर सबसे साधारण तत्व बनाए, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम। बस हाइड्रोजन और हीलियम? हाँ, शुरुआत में बस इतना ही। लेकिन जीवन के निर्माण के लिए या पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण के लिए केवल हाइड्रोजन और हीलियम काफी नहीं थे। हमें कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे भारी तत्वों की जरूरत थी। और वो कैसे बने? और यहीं पर उस कॉस्मिक किचन के सबसे बड़े ओवन यानी विशाल तारों की भूमिका सामने आती है। रुको, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। तारे भारी तत्व कैसे बनाते हैं? मतलब, और अगर वे बनाते भी हैं तो हम आज इस बात की परवाह क्यों करें कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में कोई तारा कैसे मरा था? इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान ही इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। मैं बताती हूँ। तारों के अंदर अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण होता है, जो साधारण हाइड्रोजन के परमाणुओं को इतनी जोर से निचोड़ता है, इतने उच्च तापमान और दबाव पर उन्हें पकाता है कि वे आपस में जुड़कर भारी तत्व बनने लगते हैं। अच्छा, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं? है ना, बिल्कुल सही। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। लेकिन जब एक विशाल तारा अपने सारे ईंधन को जला लेता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण को संभाल नहीं पाता और ढह जाता है। बाप रे। और इसके बाद एक भयंकर विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह उस तारे के अंदर पके हुए सारे भारी तत्वों जैसे लोहा और कार्बन को पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक बिखेर देता है। मतलब वो राख हर जगह फैल जाती है। हाँ, अगर वे विशाल तारे मरते नहीं, अगर वे सुपरनोवा विस्फोट नहीं होते तो वे भारी तत्व कभी बाहर नहीं आ पाते। और उन भारी तत्वों के बिना न तो हमारी पृथ्वी बन सकती थी, न चट्टानें और न ही हमारे शरीर। इसलिए उन तारों की मृत्यु हमारे अस्तित्व की सबसे बुनियादी शर्त थी। क्या बात है। जैसे एक बेकर तापमान और दबाव का उपयोग करके आटे को ब्रेड में बदलता है, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण वो अवन है जिसने साधारण कणों को इतना निचोड़ा कि वे आज हमारे शरीर का हिस्सा बन गए। एकदम सटीक तुलना। ये स्पष्टीकरण सच में बहुत सी गुत्थियां सुलझा देता है। तो जब उन तारों का मलबा अंतरिक्ष में फैला तो उसी से नए ग्रहों का निर्माण हुआ, और यहीं से कहानी एक ठंडे होते हुए ग्रह यानी हमारी पृथ्वी पर जीवन के पनपने की ओर बढ़ती है। बिल्कुल, जीवन का अगला अध्याय। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे लाखों वर्षों में पृथ्वी का तापमान कम हुआ और शुरुआती जीवन का उदय हुआ। इसमें विकासवाद और प्रजातियों के रूप रंग तय करने में यौन चयन या सेक्सुअल सिलेक्शन की भूमिका पर भी विस्तार से बात की गई है। लेकिन यहाँ मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। आमतौर पर विकासवाद को हम सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल ढलने के रूप में देखते हैं, है ना? जैसे ठंड से बचने के लिए जानवरों के शरीर पर घने बाल आ जाना। इसमें ये यौन चयन का क्या काम है? तो बात यह है कि विकासवाद केवल मौसम या शिकारियों से बचने का खेल नहीं है। ये अगली पीढ़ी तक अपने जीन पहुंचाने की जद्दोजहद भी है। यौन चयन इसी का एक बहुत मजबूत तंत्र है। कैसे? एक मोर के भारी भरकम और रंग बिरंगे पंखों को ही ले लीजिए। वे पंख उसे शिकारियों से बचने में कोई मदद नहीं करते, बल्कि उसे धीमा ही बनाते हैं। पर्यावरण के हिसाब से देखें तो ये एक नुकसानदेह चीज है। हाँ, शिकार होना तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वे पंख मोरनी को आकर्षित करने के काम आते हैं। मोरनी उस मोर को चुनती है जिसके पंख सबसे शानदार होते हैं, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि वो मोर इतना स्वस्थ और ताकतवर है कि इतने भारी पंख लेकर भी जिंदा है। ओह, मतलब ये एक फिटनेस का सिग्नल है। एकदम सही। लाखों सालों तक साथी चुनने की ये प्रक्रिया प्रजातियों के रूप, रंग और व्यवहार को पूरी तरह से बदल देती है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां जीव खुद अपने विकास की दिशा तय कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। पर्यावरण ही सब कुछ तय नहीं करता, बल्कि साथी का चुनाव भी जीव विज्ञान को आकार देता है। इसके बाद स्रोत में सामूहिक विनाश या मास एक्सटिंक्शन जैसी घटनाओं को कवर किया गया है। हाँ, जो इतिहास के बहुत बड़े मोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आता है। सामूहिक विनाश मतलब जब दुनिया की अधिकांश प्रजातियां एक साथ खत्म हो जाती हैं, जैसे डायनासोर का अंत, वो मूल रूप से तबाही का प्रतीक है। जाहिर है। लेकिन स्रोत इसे जीवन की विविधता और नए, अधिक जटिल मस्तिष्क के विकास के लिए एक रीसेट बटन की तरह देखता है। मतलब तबाही नई शुरुआत कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें इकोलॉजिकल वैक्यूम या पारिस्थितिक खालीपन के सिद्धांत को देखना होगा। वो क्या होता है?
देखिए, जब कोई प्रजाति किसी पर्यावरण पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, जैसे डायनासोर थे, तो वे अन्य छोटे जीवों को विकसित होने का कोई मौका नहीं देते। सारे संसाधन उनके कब्जे में होते हैं। मतलब बाकी जीवों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। हाँ, लेकिन जब एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया और डायनासोर खत्म हो गए, तो अचानक पूरी पृथ्वी के संसाधन और रहने की जगहें खाली हो गईं। इसी खालीपन ने उन छोटे स्तनधारियों को, जो डायनासोर के डर से बिलों में छिपे रहते थे, बाहर आने और फलने फूलने का मौका दिया। अरे हाँ, क्योंकि अब कोई बड़ा शिकारी नहीं था। बिल्कुल। इन्हीं स्तनधारियों से आगे चलकर प्राइमेट्स और अंततः इंसान बने। तो विनाश ने असल में पुराने और हावी हो चुके जीवों को हटाकर नए प्रकार के जीव विज्ञान के लिए जगह बनाई। और शायद इसी खालीपन और विकास की लंबी प्रक्रिया का सबसे असाधारण परिणाम था मानव मस्तिष्क का विकास। क्योंकि एक जटिल मस्तिष्क के बिना चेतना या कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती थी। सटीक बात है। और चेतना वो मोड़ है जहां से बड़े इतिहास की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। जब इंसानों में चेतना आई, तो उन्होंने केवल अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलना ही नहीं सीखा, बल्कि अपने पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलना शुरू कर दिया। और इसी बदलाव ने हमें मानव इतिहास के सबसे जटिल दौर में पहुंचा दिया। स्रोत का अगला बड़ा हिस्सा यही है, मानव इतिहास। सबसे दिलचस्प हिस्सा। बिल्कुल। ये खेती की शुरुआत से शुरू होता है और फिर राज्यों के निर्माण, लेखन कला और राज्य धर्म के एक साथ उभरने की बात करता है। लेकिन सच बताऊं तो यहां मुझे एक बड़ी वैचारिक छलांग लगती है। वो कैसे? मतलब खेती से इंसान को फायदा हुआ, ये तो समझ आता है, क्योंकि इससे खाना आसानी से मिलने लगा। लेकिन खेती के आने से राज्य धर्म और लेखन का उदय कैसे हो गया? इन चीजों का आपस में क्या लेने देना है? ये शायद पूरे इतिहास का सबसे गहरा तंत्र है। इसे ऊर्जा और मानव सहयोग के नजरिए से समझने की जरूरत है। ऊर्जा और सहयोग? हाँ, शिकार करने वाले इंसानों के समूह छोटे होते थे, क्योंकि एक छोटे इलाके में शिकार सीमित होता था। लेकिन जब इंसानों ने खेती शुरू की, तो उन्होंने सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में एक ही जगह पर भारी मात्रा में इकट्ठा करना सीख लिया। ठीक है। इससे क्या हुआ? एक ही जगह पर हजारों लोग रहने लगे। अब जब 10,000 अजनबी एक साथ एक ही शहर में रहेंगे, तो वे एक दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे? एक शिकारी समूह में सब एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन एक बड़े शहर में यह असंभव है। मतलब भीड़ को एक साथ जुड़े रखने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था। बिल्कुल। और वो सिस्टम बना राज्य, धर्म और लेखन। धर्म ने एक साझा विश्वास या शेयर्ड फिक्शन पैदा किया। अगर दो अजनबी एक ही देवता को मानते हैं, तो वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और साथ मिलकर व्यापार या काम कर सकते हैं। ओह, तो ये भरोसे का एक नेटवर्क बन गया। हाँ। जब व्यापार बढ़ा, तो ये याद रखना नामुमकिन हो गया कि किसने किसको कितना अनाज दिया। मानव मस्तिष्क इतनी जानकारी स्टोर नहीं कर सकता था, इसलिए जानकारी को मस्तिष्क के बाहर सहेजने के लिए लेखन का आविष्कार हुआ। अरे वाह! तो खेती, धर्म और लेखन, ये सब असल में इंसानों को बड़े पैमाने पर एक साथ सहयोग करने में मदद करने वाले शुरुआती एल्गोरिदम या नेटवर्क थे। ये तो सच में दिमाग की बत्तियां जला देने वाला विचार है। मतलब धर्म और पैसा असल में शुरुआती सूचना प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नेटवर्क थे, जिन्होंने इंसानों को संगठित किया। बिल्कुल। और अगर इसी नजरिए से देखा जाए, तो स्रोत आगे जिन चीजों की बात करता है, जैसे औद्योगिक क्रांति, वैश्वीकरण और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली, ये सब उसी मानव सहयोग और सूचना नेटवर्क को और अधिक जटिल और बड़ा बनाने के तरीके हैं। ठीक उसी दिशा में विचार करना है। और इसी श्रृंखला का अगला और सबसे आधुनिक कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सीधा खेती से एआई? हाँ, स्रोत मानव इतिहास को सीधा एआई के विकास से जोड़ता है। ये कोई अचानक आई हुई तकनीकी छलांग नहीं है, ये उसी लंबी प्रक्रिया का अगला स्वाभाविक चरण है। कैसे? थोड़ा समझाएंगी? जिन पैटर्न्स और नेटवर्क्स को पहले इंसान का दिमाग समझता था और धर्म या बैंकिंग सिस्टम के जरिए नियंत्रित करता था, अब वे इतने विशाल और जटिल हो गए हैं कि इंसानी खोपड़ी उन्हें प्रोसेस नहीं कर सकती। हाँ, आज का डेटा तो अकल्पनीय है। बिल्कुल। इसीलिए उस जटिल जानकारी को संभालने के लिए एक मशीनी मस्तिष्क यानी एआई की जरूरत पड़ रही है।
खेती से लेकर एआई तक की पूरी यात्रा असल में सूचना और ऊर्जा के प्रबंधन की ही कहानी है, जो लगातार जटिल होती जा रही है। ये स्पष्टीकरण सच में मानव इतिहास के इतने अलग अलग लगने वाले हिस्सों को एक ही मजबूत धागे में पिरो देता है। अब समझ आता है कि दुनिया भर के 40,000 से अधिक छात्र इस कोर्स से क्यों जुड़ चुके हैं और इसे 4.6 की इतनी शानदार रेटिंग क्यों मिली है। बिल्कुल, ये कोर्स केवल अतीत की बात नहीं करता, ये भविष्य की ओर भी देखता है। लेकिन स्रोत में दी गई एक और जानकारी बहुत दिलचस्प लगी मुझे। कौन सी? इस कोर्स को प्रदान करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम की शुरुआत 1632 में एथीनियम इलस्ट्रे के रूप में हुई थी। तब इसका काम छात्रों को व्यापार और दर्शन सिखाना था। हाँ, वो दौर बिल्कुल अलग था। सोचिए, 1632 की एक संस्था जो व्यापार के गुर सिखाती थी, आज इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के लोगों को 13.8 अरब साल का इतिहास और एआई पढ़ा रही है। ज्ञान के विस्तार का ये पैटर्न भी उसी वैश्वीकरण और सूचना क्रांति का हिस्सा है। ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो विचार पहले केवल विश्वविद्यालयों की मोटी दीवारों के भीतर कैद रहते थे, आज वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। और इसका असर उन छात्रों के जीवन पर साफ दिख रहा है जो इसे पढ़ रहे हैं। स्रोत में कुछ रिव्यू दिए गए हैं, जैसे जेबी नाम के एक छात्र ने इसे सभी मानव जाति के लिए एक सार्वभौमिक मूल कहानी कहा है। सच में ये एक मूल कहानी ही है। हाँ, और AW का कहना है कि ये बहुत ज्यादा तकनीकी हुए बिना ब्रह्मांड के इतिहास का एक बेहतरीन सर्वेक्षण है। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प रिव्यू जेनिफर जे का लगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को अपने काम के एक नए प्रोजेक्ट में सीधे लागू किया। अब कोई सोच सकता है कि 13.8 अरब साल के इतिहास की पढ़ाई, तारों का मरना या मानव मस्तिष्क का विकास किसी को आज एक आधुनिक ऑफिस के प्रोजेक्ट में कैसे मदद कर सकता है। ये सवाल लिटिल बिग हिस्ट्री की उपयोगिता को साबित करता है। इस कोर्स का लक्ष्य केवल तथ्य रटाना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है पैटर्न पहचानने और सिंथेसिस यानी संश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना। पैटर्न पहचानना, हाँ। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि जानकारी की अधिकता और उसे आपस में जोड़ने की अक्षमता है। जब कोई ये समझ जाता है कि भौतिकी, जीव विज्ञान और मानव समाज कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो उसकी सोचने की क्षमता बहुत व्यापक हो जाती है। मतलब वो बड़ी तस्वीर देख पाता है। बिल्कुल, बड़े परिप्रेक्ष्य से सोचने की यह क्षमता किसी भी पेशेवर को अपनी कंपनी की जटिल समस्याओं को सुलझाने, अलग-अलग विभागों के बीच संबंध देखने और भविष्य के प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने में मदद करती है। मतलब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे दुनिया के शोर के बीच से सही जानकारी और पैटर्न को निकाला जा सके। एकदम सही। तो आज की इस चर्चा में बिग बैंग के शून्य से लेकर विशाल तारों के फटने, पृथ्वी पर जीवन के पनपने, खेती की शुरुआत और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय किया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव अस्तित्व कोई अलग-थलग घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक अरबों साल लंबी श्रृंखला का परिणाम है। इस बड़े इतिहास को समझने से एक बहुत ही गहरा विनम्रता का भाव भी आता है। मतलब ये एहसास होता है कि भले ही हमारा अस्तित्व समय के पैमाने पर बहुत छोटा हो, लेकिन जो तंत्र ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही तंत्र हमारे अंदर भी मौजूद हैं। और इसी विचार से स्रोत के दर्शन पर आधारित एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, जिस पर सुनने वालों को विचार करना चाहिए। क्या सवाल है? आज हाथों में जो स्मार्टफोन या डिवाइस है, जिस पर ये आवाज सुनी जा रही है, जरा उस पर विचार किया जाए। ये कोई सामान्य उपकरण नहीं है। इस छोटे से उपकरण के अस्तित्व में आने के लिए पिछले 13.8 अरब सालों में न जाने कितने विशाल तारों को भारी तत्व बनाने के लिए अपने ही गुरुत्वाकर्षण से मरना पड़ा होगा। हाँ, अरबों तारों का अंत। कितने ग्रहीय बदलाव हुए होंगे, कितने जीवों के विनाश ने नए मस्तिष्कों के विकास के लिए जगह बनाई होगी, और न जाने मानव सहयोग, धर्म और वैश्वीकरण के कितने युगों को सटीक रूप से एक साथ आना पड़ा होगा, सिर्फ इसलिए कि आज इस पल में दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी का ये आदान प्रदान हो सके। ये सच में अकल्पनीय है। हर साधारण सी चीज के पीछे एक पूरा ब्रह्मांडीय इतिहास छिपा है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को यही विराम दिया जाता है। इस विशाल इतिहास में अपनी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जगह को पहचानने की यह यात्रा आगे भी जारी रहनी चाहिए। ज्ञान के एक नए सफर पर फिर मुलाकात होगी।